काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, लेकिन ज़िंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। हम अपने तमाम व्यूअर्स का स्वागत करते हैं और लेकर आए हैं आपका अपना कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल। जिंदगी में ऊंचे मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं होता। इसके पीछे छुपी होती है कड़ी मेहनत, कुछ कर दिखाने का जज्बा और जोश। जो इस दृढ़ निश्चय से इसे पार कर लेता है वो बनाता है अपनी नई पहचान। और ये बातें बहुत सत्य साबित होती हैं, क्योंकि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने एक ऐसे विशेष मेहमान से मुलाकात करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जिला शिमला की एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डॉक्टर मोनिका भुट्टुंगुरु, जो कि एक कर्मठ और डिसिप्लिन्ड ऑफिसर हैं और इनका हमेशा जो है ये एक्टिवनेस और ऐसा चमकता हुआ चेहरा सबको सकारात्मक भाव उत्पन्न करता है। डॉक्टर मोनिका भुट्टुंगुरु, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दूरदर्शन का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज यहाँ पर बुलाया। मैम, आप जो है वो सबसे अपने दिन की शुरुआत कैसे करती हैं? पुलिस वालों की दिन की शुरुआत पुलिस के काम से ही होती है। मुझे मॉर्निंग 7 o'clock में फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं कि शिमला के हर पुलिस स्टेशन में जो पिछले 24 घंटे में घटा है वो उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, चाहे वो क्राइम रिलेटेड हो या किसी भी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड हो। जिन दिनों में मैं लेज़ी नहीं होती हूँ उन दिनों में मैं इससे पहले जग के वॉक पे या रन पे चली जाती हूँ। थैंक यू। सबसे बड़ी बात होती है मैडम, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारे जो गुरुजन होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो एक कैरेक्टर डेवलप करते हैं हमारे अंदर। तो आप भी अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बताएंगे, किस तरह से आपकी स्कूल लाइफ रही? मेरा स्कूलिंग शुरू हुआ दिल्ली में, उसके बाद हम जयपुर चले गए। जयपुर में मेरी पढ़ाई हुई, फिर चंडीगढ़, पंचकुला, जहाँ तक मेरी 10th की पढ़ाई हुई। वापस दिल्ली में मेरी +1 +2 की पढ़ाई हुई और मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। अगर आप मेरे टीचर्स से मिलेंगे आज तो वो ये कहेंगे कि मैं क्लास में बहुत नॉटी बच्ची भी थी, शरारती बच्ची थी, और जिस तरीके से बच्चे होते ही हैं, मैं सवाल बहुत ज़्यादा पूछती थी। जो चीज़ मुझे समझ नहीं आती थी मैं हमेशा उसको क्वेश्चन करती थी। क्वेश्चन करने से मैं हिचकिचाती नहीं थी। इसलिए मेरे जो भी टीचर्स रहे हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स रहे हैं, सब ने, मेरे परिवार वालों ने इस चीज़ का बहुत मुझे प्रोत्साहन दिया कि आप जो भी सवाल है आप बेझिझक उन्हें पूछिए। आप सवाल पूछने से आप ना समझ नहीं कहलाते हैं। आप जितना सवाल पूछेंगे आपकी उतनी नॉलेज बढ़ती जाएगी। डॉक्टर मोनिका, कड़ी मेहनत करना और बड़ा मुकाम पाना आसान नहीं होता। पहले MBBS फिर UPSC। आपको ये MBBS से UPSC में कहाँ से प्रेरणा मिली और आपने ये MBBS से जो भी एक सोशल डीलिंग की जॉब है उसको छोड़ के आप UPSC करने का फैसला आपने कैसे किया? देखिए, जैसे मैंने कहा, मैं बचपन में बहुत ही कंफ्यूज्ड स्टूडेंट थी। 11th 12th में मैंने मैथ्स और बायो दोनों रखा था जी। क्योंकि जिस तरीके का जो हमारे टाइम का जो मिडिल क्लास का नॉर्मल पेरेंट्स का आउटलुक होता है कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो या डॉक्टर बना देते हैं या इंजीनियर बना देते हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझसे पूछा कि आपको क्या बनना है इन दोनों में से। सो आई वाज कंफ्यूज। मैंने दोनों मैथ्स और बायो रख लिया और किसी तरह मैं डॉक्टर बन गई। मेरी समझ से जो MBBS करके हम जो डॉक्टर वाला काम कर रहे हैं वो, अगर हम हेल्थ देखें किसी एक इंसान के, उसका क्यूरेटिव पार्ट है। एक पार्ट है उसकी तबीयत का, उसकी हेल्थ का। उसमें न्यूट्रिशन से लेके, सैनिटेशन से लेके, वैक्सीनेशन से लेके, हाइजीन से लेके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। वो हमारे पास तब आता है जब सारी चीज़ों के बाद, प्रॉब्लम के बाद आता है वो। तो मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी कि वो आए ना। मैंने ये सोचा कि अगर मैं डॉक्टर का काम करती रहूँगी तो मेरे क्लिनिक में 30 साल बाद, 40 साल बाद भी लोग कम नहीं आएंगे, लोग उतने ही आएंगे या ज़्यादा आएंगे। तो कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोग वहाँ तक पहुँचे ही ना, कुछ प्रिवेंटिव करिए। तो मैंने एक शॉर्टलिस्ट करा कि मैं क्या क्या करना चाहूँगी प्रिवेंटिव या उन सब चीज़ों में, थोड़ा होलिस्टिक, उस पर थोड़ा जनरलिस्टिक टर्म में। तो उसमें एक सिविल सर्विसेज भी था। बहुत सारे मेरे कलीग्स, जो मेरे कॉलेज के कलीग्स थे, वो इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे। और इम्पॉर्टेंट ये भी था कि UPSC की पढ़ाई में आप बहुत सारी चीज़ों को जान लेते हैं। MBBS की पढ़ाई में आप बहुत लिमिटेड तरीके की पढ़ाई करते हैं।
लेकिन जो मेरी MBBS की पढ़ाई है, उसके बाद जो एक्सपीरियंस मेरा रहा गया है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा गया है, क्योंकि आप एक तरीके से डॉक्टर का काम और पुलिस का काम ऑलमोस्ट टू एन एक्सटेंट सिमिलर सा है। एक इंसान की ज़िंदगी का सबसे प्रॉब्लमेटिक पार्ट में वो डॉक्टर के पास जाता है, और समाज का जो सबसे प्रॉब्लमेटिक पार्ट होता है वो पुलिस के पास आता है। तो MBBS की मेरी पढ़ाई से और जो मेरा पब्लिक के साथ इंटरेक्शन था, क्योंकि दोनों में पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो आई थिंक उससे मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिली है इस प्रोफेशन में भी लोगों को समझने की। डॉक्टर मोनिका बुटुंगरू, आपने जैसे ही अपना UPSC क्लियर किया तो उस पर आपके पास ऑप्शंस थी, तो आपने IPS क्यों चुना? आपको हिमाचल कैडर मिला। हाँ जी, देखिए मेरे परिवार में UPSC पहले डॉक्टर्स बहुत हैं, इंजीनियर्स भी बहुत हैं, लेकिन UPSC किसी ने नहीं करा था। और जब फॉर्म भरा जाता है तो हमसे प्रेफरेंस पूछी जाती है कि कौन से स्टेट में आप रहना चाहते हैं। उसमें ऑब्वियसली मैं हिमाचल की हूँ, तो मैंने हिमाचल सबसे ऊपर भरा। और कौन सी सर्विस आपकी प्रेफरेंस क्या है, तो मेरा फर्स्ट IAS था, सेकंड फॉरेन सर्विसेज था, और थर्ड पुलिस सर्विसेज था। मैंने अपने आप को कभी यूनिफॉर्म रेजिमेंटेड सर्विस में नहीं सोचा था, लेकिन मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मुझे पुलिस सर्विस मिला है, क्योंकि सर्विस में आने के बाद मैंने रियलाइज़ करा है कि इस जॉब में बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है। रोज़ हमें हर समाज के हर तरीके के इंसान से डील करना को मिलता है, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। जिन चीज़ों के बारे में हम सिर्फ न्यूज़पेपर में, मूवीज़ में, नॉवेल्स में पढ़ते थे, वो रियल लाइफ में आप एक्सपीरियंस कर पाते हैं। सो इट इज़ अ वेरी सैटिस्फाइंग जॉब। आज का समय देखें तो क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, और जैसे क्राइम रेट है उसमें जो या आपके मॉड्यूल्स ऑपरेंडी हैं, तो उनमें क्या चेंजेस आए हैं, तो क्या बदलाव आए हैं, और किस चीज़ से क्राइम को जो है हैंडल किया जा रहा है, केसेस को? आपने बिल्कुल सही कहा सोनिका। जो क्राइम है, जो क्रिमिनल्स है, इट्स अ कैट एंड रैट रेस। पुलिस और चोर जो आगे निकल जाएगा अकॉर्डिंगली हो जाता है। सो यू हैव टू बी स्मार्टर। जो चोर है वो भी, जो क्रिमिनल्स है वो भी धीरे धीरे दे आर गेटिंग स्मार्टर। हर चीज़ में टेक्नोलॉजी हैज़ पुट इट्स फीट इनसाइड। जिस तरीके से पहले चोरियां होती थी या पहले क्राइम होता था, वो अब पूरा ट्रेंड बदल गया है। अब ऑनलाइन क्राइम इज़ वेरी प्रेवलेंट। बिना ऑनलाइन हर क्राइम का देयर इज़ अ साइबर कॉम्पोनेंट। बिना साइबर सेल की मदद के हम कोई भी क्राइम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपको पता ही होगा ऑनलाइन क्राइम आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऑनलाइन क्राइम में अगर मैं आपको कहूँ तो ये दो टाइप का क्राइम होता है। एक होता है फाइनेंशियल क्राइम, मतलब किसी ने आपको ठग लिया आपसे पैसा लेने के लिए। दूसरा होता है ऑनलाइन ट्रांसमिशन ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल। किसी ने आपका फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया और कुछ ऑब्सीन फोटोग्राफ्स मॉर्फ करके आपके दोस्तों को भेज रहे, उस टाइप का क्राइम। तो हिमाचल में ये दोनों तरीके का क्राइम है, और जिस तरीके से वो इनोवेट कर रहे हैं जो एक्यूज है, जो क्रिमिनल्स है, सिमिलरली पुलिस भी पूरी तरह से अपने आप को इनोवेट कर रही है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हिमाचल पुलिस के पास बिल्कुल मतलब सारी टेक्नोलॉजी भी है और मैन पावर भी सही है, जो अपने आप को इक्विप करे जा रही है विद टेक्नोलॉजी, अपग्रेड रोज़ करती है। अच्छा, बहुत एक जो आपने अपनी एक छवि बनाई है और लोगों के मन में आपने राज किया है, लेडी सिंघम करके आपको कहा जाता है, तो वो किस तरह से आपने इस उपाधि को हासिल किया, कैसे लोगों के दिल में जगह? इसका जवाब तो मेरे पास है नहीं वैसे, लेकिन इट इज़ जो लोगों का प्यार है, लोगों ने जो काम देखा है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि नॉर्मली ये देखा जाता है कि गवर्नमेंट सेक्टर एफिशिएंसी को प्रायोरिटी नहीं देता है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में भी अगर आप एफिशिएंटली काम करें, टारगेट या अचीवमेंट ओरिएंटेड तरीके से काम करें, तो आई एम वेरी श्योर कि जनता भी इसको सराहती है। और जहाँ पर भी मैं रही हूँ, इट हैज़ बीन अ टीम वर्क। चाहे वो पहले चंबा में रही हूँ या फिर अब शिमला में हूँ, जब तक आपकी टीम पूरी तरह से आपके साथ अलाइन नहीं हो, तब तक कुछ नहीं कर सकते। तो एक आपके वर्किंग स्टाइल की वजह से कह सकते हैं कि आपको जो है लेडी सिंघम की उपाधि मिली है। तो आपने चंबा में एक खाकी सखी की जो पहल चलाई, वो क्या है? देखिए, हिमाचल में 3 टाइप का क्राइम जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो रोड एक्सीडेंट्स, क्योंकि हमारी टोपोग्राफी ऐसी है, हर साल करीबन 1200 के अराउंड लोग लूज देयर लाइफ बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। दूसरा है नारकोटिक्स, जो बढ़ता जा रहा है, ड्रग्स का। और तीसरा है क्राइम अगेंस्ट वुमन। क्राइम अगेंस्ट वुमन में भी जो क्राइम है वो जो हिमाचल में ज़्यादातर पाया जाता है वो 3 प्रकार का है, जिसमें से नंबर 1 जो है वो है मैरिड महिलाओं की तरफ जो क्राइम है। ये नॉर्मली दिखता नहीं है, घरेलू हिंसा के जो मामले हैं, क्योंकि महिलाएं नॉर्मली बाहर नहीं आती हैं कंप्लेंट करने के लिए, पुलिस को अप्रोच करने के लिए।
लेकिन इसका रिपरकशन ये दिखता है कि जो सुसाइड रेट है वो मैरिड फीमेल्स में बहुत ज़्यादा है। तो चंबा में जब हमने पुराना 10 साल का डेटा एनालाइज करा तब ये पाया गया कि जो मैरिड फीमेल्स का सुसाइड रेट हो या उनको इतना मतलब टॉर्चर कर दिया हो कि वो मतलब ज़्यादा मार दिया हो कि शी हैज़ लॉस्ट या मर्डर कर दिया हो बाय फैमिली मेम्बर्स। द सैड पार्ट इज क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हीं वही एक्यूज होते हैं इस नॉर्मली केस में। तो हमने ये रियलाइज़ करा है कि अगर कोई भी महिला हमारे पास घरेलू हिंसा का प्रॉब्लम लेके आती है उसके बाद उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि वो पुलिस के पास लेके आती है, पुलिस एंड शी सेज कि मुझे केस नहीं चाहिए, आप मेरे पति को पुलिस के तरीके से समझा दीजिए। तो पुलिस पूरी तरह से समझाती है लेकिन वो चीज़ 15 दिन हो या 1 महीना हो तब तक काम करती है, उसके बाद हस्बैंड स्टार्ट्स रिपीटिंग द सेम थिंग। तो हमने ये सिस्टम शुरू किया था, फीडबैक का सिस्टम है कि हर 15 दिन में द पुलिस विल अप्रोच दी विक्टिम, जो जिनके साथ घरेलू हिंसा हो रही है उनको अप्रोच करेंगे। टेलीफोन नंबर अवेलेबल है, टेलीफोनिकली अप्रोच करेंगे। टेलीफोन नंबर अवेलेबल नहीं है तो एक फीमेल लेडी कांस्टेबल उनके घर तक जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि आपके साथ अभी कोई प्रॉब्लम है या सॉल्व हो गया है। ये पूरा हर 15 दिन में होगा। पूरा सिस्टम 6 महीने तक चलेगा। अगर 6 महीने तक वो बोलती है कि मेरे साथ घरेलू हिंसा नहीं हो रही है तो उसका नाम हटा दिया जाएगा। इससे महिलाओं को एटलीस्ट ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि पुलिस उनके साथ कोऑपरेट कर रही है और पूरी तरीके से खड़ी है, कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए। सिमिलरली जो ये खाकी वाली, इसका नाम हमने खाकी वाली सखी रखा था क्योंकि पूरा सिस्टम महिला कांस्टेबल्स, महिला पुलिस जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने चलाया था शिमला में। सिमिलर सिस्टम हमने शिमला में भी शुरू कर दिया है। पिछले आई थिंक 3 या 4 महीने हो गए हैं जब से हमने शुरू करा है और धीरे धीरे आई होप कि इससे हर महिला जो हमारे पास कंप्लेंट करती है उसको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना है। तो जैसे आपने महिलाओं के लिए बताया, तो मैम क्या आपने, डॉक्टर मोनिका, आपने कोई हेल्पलाइन नंबर्स भी रखे हैं कि किसी महिला या किसी युवा लड़की को कोई एकदम प्रॉब्लम हो तो क्या वो एकदम कांटेक्ट कर सकती हैं और पुलिस से हेल्प ले सकती हैं? हिमाचल सरकार की 15-15 गुड़िया हेल्पलाइन है जिसका नंबर है 1515। इसके साथ साथ एक शक्ति बटन ऐप भी है। ये एक नॉर्मल एंड्रॉयड प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं या एप्पल स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये जैसे नाम है शक्ति बटन ऐप, जिसमें एक रेड कलर का बटन होगा और जैसे ही आपने वो कोई भी महिला अगर डिस्ट्रेस में है, उसको इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत है, अगर वो बटन दबाएगी तो जो कॉल है वो जो हमारा कंट्रोल रूम है वहाँ तक पहुँच जाएगा और उनकी जीपीएस लोकेशन देख के जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ से इमीडिएटली हेल्प आप तक पहुँचा दी जाएगी। इसके साथ साथ जो ERSS इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम है, जिस तरीके से यूएस में आप सुनते हैं कि 911 है, एक यूनिफाइड एक नंबर है जिस पे आपको किसी भी तरीके की इमरजेंसी सर्विसेज की ज़रूरत हो तो इस नंबर पे कॉल करें। इंडिया के लिए नंबर है 112 और हिमाचल फर्स्ट स्टेट था जिसमें ERSS लॉन्च हुआ है। तो ये नंबर्स है 1515 112 और गुड़िया। बहुत ही अच्छी पहल है। और सबसे बड़ी बात है मैडम कि आप जिस तरह से इस तरह से जो भी काम को अंजाम देती हैं, मुहिम आप चलाती हैं, तो रिस्पांस टाइम को कैसे मैनेज किया आपने? इसके भी बहुत आपकी तारीफ़ की जाती है इस विषय में भी, क्योंकि आपने इस मुहिम को बिल्कुल तत्परता से किया है, तो उसको कैसे मैनेज करती हैं किसी भी स्पॉट पर? रिस्पांस टाइम इज़ द टाइम जब आप कंप्लेंट आपके पास थाने में पहुंचती है, थाने में या जो कंट्रोल रूम में कहीं पर भी पहुंचती है, तब से लेके मौके पर पहुंचने का जितना आपका टाइम लगा है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि नॉर्मली मैं कहीं पर भी किसी भी थाने में अगर इंस्पेक्शन के लिए जाती हूँ तो एक अननोन एक रैंडम नंबर से फ़ोन कॉल भेजती हूँ उस पुलिस स्टेशन में कि और जिससे भी कॉल कराया जाता है उसको वो इनैक्ट करता है कि मेरे साथ कुछ हादसा हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, कोई मेरा बैग लेके भाग गया है, एंड वी चेक कि वो पुलिस जो कंसर्न पुलिस है वो कितनी देर में वहाँ पहुँचती है। सो इट्स अ सरप्राइज चेक काइंड ऑफ अ थिंग। इसी तरीके से बहुत सारे मैकेनिज्म हैं। पुलिस वाले हर केस को इस तरीके से देखते हैं कि अगर उनके खुद के साथ अगर कोई इंसिडेंट होता है, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगर आपके खुद के साथ कोई इंसिडेंट हुआ है तो क्या आप दूसरों से क्या उम्मीद करते हैं, उस तरीके का रिस्पॉन्स होना चाहिए। आफ्टर ऑल वी आर इन पब्लिक सर्विस, पुलिस एज अ सर्विस। डॉक्टर मोनिका, 24/7 आपका प्रोफेशन है, तो इसमें आप अपने परिवार को कैसे टाइम देती हैं और परिवार का आपको कैसे सपोर्ट मिलता है? बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। हाँ जी, मेरी फैमिली जो मेरी
मेरी मतलब मैटरनल जो मायका है मेरा, उन्होंने तो अभी तक देख ही लिया है, एंड जो मेरा ससुराल है, एवरीवन हैज़ बीन वेरी कोऑपरेटिव। सब समझते हैं कि ये जॉब कितना इम्पोर्टेंट है और शिकायतें नहीं करते हैं लेकिन आई अंडरस्टैंड मुझे उस तरफ भी ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। आप लाहौल से संबंध रखती हैं और वहाँ का जो दुर्गम क्षेत्र है, बहुत सी वहाँ की दिक्कतें रहती हैं, लेकिन तमाम लोग जो हैं कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई से जुड़े हैं, अपने पेशे से जुड़े हैं और एक मोटिवेशन आप उनके लिए बनी हैं, क्योंकि आप वहाँ से पहली ऐसी महिला IPS अधिकारी हैं जिन्होंने वहाँ का नाम और पूरे हिमाचल का नाम रोशन किया है। क्या अनुभव करती हैं? देखिए, लाहौल एंड स्पीति जैसा आपने कहा बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है जी, और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। लाहौल एंड स्पीति की वजह, मतलब लाहौल की होने की वजह से जो मेरे जीन्स हैं, इतने हेल्दी जीन्स मिले हैं मुझे, जो आजकल के जो इतना पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर है जहाँ पर डिजीज़ेस बहुत ज़्यादा हैं, जेनेटिक मेकअप ऑफ लाहौलीज इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। साथ साथ इतना रिच कल्चर है जो आपको हार्डवर्क सिखाता है हर मोमेंट पे और अपने जो सीनियर्स है उनकी रिस्पेक्ट सिखाता है। सो आई डोंट थिंक कि यही रिजल्ट है कि लाहौल के बच्चे और बच्चियां बहुत बहुत अच्छा कर रही हैं। सबके जीवन में अलग अलग शौक होते हैं, तो आपको जब समय मिलता है, वैसे आपके जॉब में मुझे लगता नहीं कि आपको इतना समय मिलता होगा, पर जब आपको जितना समय मिलता है तो आप अपने उन शौक को कैसे पूरा करती हैं? सोनिका जी, मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ है और मूवीज़ देखने का शौक़ है, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कोशिश करती हूँ, और हर तरीके की किताबें पढ़ने का शौक़ है मुझे, कोशिश करती हूँ कि पढूं और लोगों के जो बाकी लोगों के थॉट्स हैं उनको समझ सकूं, जिन्होंने दुनिया इतनी ज़्यादा देखी है। बुक्स आर मीन्स जिससे आप पूरी दुनिया को समझ सकते हैं, देख सकते हैं एक ही जगह पे बैठे हुए। बहुत कम समय में आपने बहुत से पुरस्कार अर्जित किए हैं और तरह तरह से उनको पाया है, और उस पुरस्कार को प्राप्त करने के बाद कैसा आप फील करती हैं? देखिए, हर पुरस्कार मेरी पूरी टीम के योगदान की वजह से है। मैं पूरा का पूरा श्रेय, चाहे मेरी चंबा की टीम हो या शिमला की टीम हो, उनको देना चाहूँगी। इट इज़ अ मोटिवेशनल फैक्ट कि आपको पुरस्कार मिल रहा है, लेकिन पुरस्कार के लिए हम कर नहीं रहे हैं। हम जो ड्यूटी फॉर ड्यूटी से, निष्काम कर्म जो कहा जाता है, उसी भावना से अगर हम काम करेंगे तो, बट इट इज़ डेफिनेटली अ मोटिवेशन कि आप जो कर रहे हैं उसको जनता सराह रही है, उसको जनता नोटिस कर रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा, बिना टीम एफर्ट के कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप कुछ चाहें और आपकी टीम कुछ और सोच रही है तो वो कभी नहीं होगा। टीम वर्क बहुत ज़्यादा बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी है। तो टीम वर्क के साथ साथ जैसे आप काम करती हैं, तो आप अपने हेल्थ पर कैसे ध्यान रखती हैं? अपना प्रॉपर डाइट पे, किन चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस करते हैं? हेल्थ आपके लिए, मैं आजकल के यूथ के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी आप सपना देख रहे हैं, जो भी आप फ्यूचर में बनना चाहते हैं, फर्स्ट एंड प्राइमरी इज़ योर हेल्थ। आज जो आप डिसीजंस लेते हैं उसी से आपका भविष्य डिसाइड होता है। तो आज अगर आप सही खाएंगे, सही कंपनी रखेंगे, सही फिज़िकल प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप तंदुरुस्त रह सकते हैं और फ्यूचर में कुछ करने के लायक, अपना सपना पूरा करने के लायक बन सकते हैं। जहाँ तक हेल्थ की बात है, आई थिंक देयर आर 4 कंपोनेंट्स टू इट। पहला होता है स्टैमिना, जो हिमाचलीज में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतना टफ टेरेन है, आपको पैदल बहुत चलना पड़ता है और डेली इतना चलना पड़ता है, तो स्टैमिना की बहुत ज़रूरत है, जिसके लिए आप कार्डियो कर सकते हैं। दूसरा होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जितना जिम में वेट लिफ्टिंग आप करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उससे ज़रूरी है, राइट। तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, जिसके लिए योगा बहुत ही प्रोडक्टिव तरीका है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। और तीसरा है एजिलिटी, मतलब आप कितने फास्ट हैं, कितना रिएक्शन आपका कितना, जैसे आपने रिएक्शन टाइम बोला था, आपका रिएक्शन टाइम कितना कम है, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। तो मेरी जो यूथ आपकी ऑडियंस है, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप स्पोर्ट्स की तरफ जाइए और या किताबों की तरफ जाइए। एडिक्शन किसी भी तरीके का हो, चाहे वो फ़ोन से हो, चाहे वो ड्रग्स से हो, उनसे दूर रहिए। सबसे बड़ी बात डॉक्टर मोनिका बटुंगरू ये है कि एक जो पुलिस की वर्दी है वो खौफ पैदा करती है, लेकिन उसके साथ साथ एक बात और आती है कि खौफ से भी बहुत सी बातें दब जाती हैं। क्या खौफ होना बहुत ज़रूरी है, या कुछ और बात से भी हम विक्टिम से जवाब निकाल सकते हैं, उनकी समस्या को हल कर सकते हैं? देखिए, पुलिस की वर्दी हो या पुलिस का आचरण हो, दोनों से जो आपने कहा कि डर ज़रूरी है, तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो इंसान, जो समाज के वो तत्व जो ठीक काम नहीं कर रहे हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनको बिल्कुल डरने की ज़रूरत है। उनको ये ना लगे कि किसी महिला ने वर्दी पहनी हुई है तो ये तो नर्म होगी, इस तरीके से नहीं सोचने की ज़रूरत है। जो गलत काम कर रहे हैं उनको पूरे डरने की ज़रूरत है, लेकिन जो आम जनता है, जिन्होंने कोई गलती नहीं करी है,
इट इज़ अ सैड रियलिटी कि वो पुलिस को देख के वो लोग भी डरते हैं। तो वो मैं आपके माध्यम से सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि पुलिस वाले आपके लिए ही हैं। आपको कोई कहीं पर भी यूनिफॉर्म में अगर हिमाचल प्रदेश पुलिस की यूनिफॉर्म में अगर कोई जवान लेडी या जेंट्स आपको दिखते हैं तो आप उनको अपना दोस्त समझिए। आपको जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो आप सबसे पहले उनको अप्रोच करिए। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पूरा हिमाचल प्रदेश पुलिस हिमाचली लोगों का ही है, के लिए भी है और उन्हीं से बना हुआ है। मतलब हर कोई आपका कोई अंकल या बहन या दीदी होंगे और फ्यूचर में वही बच्चे हैं जो ये यूनिफॉर्म पहनेंगे। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि डर बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो गलत काम कर रहे हैं उनके लिए मतलब वो बिल्कुल भी ना सोचे कि पुलिस आपको लीनियंट व्यू लेगी। आपके लिए पुलिस से डरना सही है। डॉक्टर मोनिका, अगर बात करें जो नशा है वो पूरे देश में फैल चुका है, शिमला भी उससे, हिमाचल भी उससे पीछे नहीं रहा है और कई परिवारों ने अपने बच्चों को भी उसमें किया। तो नशे को कंट्रोल करने के लिए और इनको पखेब को पकड़ने के लिए आप क्या स्ट्रैटेजीज़ है आप लोगों की कि किस तरीके से इन पर शिकंजा कसा जा रहा है? ये जो ड्रग्स का इशू है ये आजकल समाज का सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है मेरे हिसाब से। ड्रग्स रिलेटेड जो चीज़ है उसके दो मायने हैं, एक होता है डिमांड साइड, एक होता है सप्लाई साइड। डिमांड का मतलब है कि वो बच्चे जिनमें जो उनके कस्टमर्स हैं जो ये कंज्यूम कर रहे हैं, और सप्लाई साइड का मतलब जो उनको ये जो खेप है जैसे आपने कहा कॉन्ट्राबैंड जो उनको पहुंचा रहे हैं। जो पुलिस का काम है वो इन्फोर्समेंट का काम है, वो जो NDPS एक्ट है हमारा, है ना, उसको इन्फोर्स करने का काम है, मतलब जो सप्लाई कर रहे हैं उनको रोकने का। जिस पर मैं आपको कहना चाहूँगी कि पिछले इस साल के अगर हम आंकड़े देखें तो पिछले साल के मुकाबले हमने बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्ट्स को, ड्रग स्मगलर्स को पकड़ा है और बैकवर्ड लिंकेजेस को फॉलो करा है। पहले 3 महीने में ही 120 के करीबन से ज़्यादा लोगों को हमने NDPS एक्ट में पकड़ा है। इसमें से जो बढ़ रहा नशा है वो है एडल्ट्रेटेड हीरोइन का, चिट्टे का। इसमें हमने बैकवर्ड लिंकेजेस पे भी गए हैं और शिमला में जो नॉर्मली ड्रग्स आता है वो दिल्ली या चंडीगढ़ से आता है। तो हमने पिछले साल 5 इंटरनेशनल मतलब जो इंडियन नेशनल्स नहीं हैं उन स्मगलर्स को, विदेशी स्मगलर्स को बैकवर्ड लिंकेज में पकड़ा था। इस साल भी हमने 2 को पकड़ लिया है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पुलिस जो है वो सप्लाई साइड को केटर करती है, लेकिन जब तक डिमांड ख़त्म नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। मतलब अगर हमने जो एक गैंग है जो एक ऑर्गेनाइज्ड अगर तरीके से ये कर रहे हैं उनको अगर हमने पकड़ लिया है तो कोई और आके बेचेगा, जो रेट है ड्रग्स का वो बढ़ जाएगा, लेकिन जब तक वो डिमांड रहेगी तब तक कोई ना कोई तरीके से ड्रग्स आ जाएंगे। तो इट हैज़ टू बी टेकन एज अ सोशल मूवमेंट। जब तक सोसाइटी, समाज इसके साथ हमारे साथ नहीं जुड़ेगी तब तक। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इतने सारे केसेस जो हमने पकड़े हैं इसमें समाज का भी बहुत पॉजिटिव रोल रहा है। बहुत सारी जगह लोकल पब्लिक ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है जिसको वर्क करके हमने सक्सेसफुल कैचेस करे हैं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नॉर्मली क्योंकि जो इन चीज़ों में डील कर रहे हैं वो लोग भी हमारे मतलब अपने ही हैं, तो बहुत सारे लोग हिचकिचाते हैं पुलिस तक इन्फॉर्मेशन देने के लिए। उनको लगता है कि अगर उनका नाम डिस्क्लोज़ हो गया तो उनकी समाज में एनिमिटी हो जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ एक ड्रग फ्री हिमाचल ऐप है, अगेन ऑन एंड्रॉयड प्ले स्टोर एंड एप्पल स्टोर पे है ये। इस पे अगर आप इन्फॉर्मेशन देंगे किसी भी तरीके की स्मगलिंग का, किसी जगह का जहाँ पर नॉर्मली स्मगलिंग होती है, कहीं पर स्टोर्ड है, अलग अलग टाइप की आप इन्फॉर्मेशन देंगे तो पुलिस को भी आपका नाम और फ़ोन नंबर नहीं पता चलेगा। आपकी जो पहचान है वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, गुप्त रखी जाएगी। अनोनिमस आप कंप्लेंट ड्रग फ्री हिमाचल ऐप के थ्रू दे सकते हैं। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए और देखिए लाहौली गीत। केलांगा
लाहौली गीत आप देख रहे थे। डॉक्टर मोनिका बटुंगरू, आपने ये लाहौली गीत सुना क्योंकि आप भी लाहौल के रहने वाले हैं और आपने लोकगीतों को बहुत नज़दीक से सुना है, देखा है, वो वहाँ का नृत्य अनुभूत किया है। कैसा लगा आपको? मुझे बहुत ही अच्छा लगा है और इसको देख के मुझे मेरी जो फैमिली ओकेजन्स या फैमिली गैदरिंग्स होती है उनकी याद आ गई। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, क्योंकि बहुत सी अहम बातें आपने तमाम युवाओं के लिए बताई। आप हमारे इस कार्यक्रम में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद जी। नमस्ते हिमाचल में आपका फिर से स्वागत है। और सोनिका, थोड़ा मूड को लाइटर करने की आवश्यकता है। जिंदगी में हंसना हंसाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए मिलते हैं स्टैंडिंग कॉमेडी आर्टिस्ट विकास ठाकुर से। देखिए, गाने तो हम लोग सुनते ही है, लेकिन हम लोग मतलब पे ध्यान नहीं देते। सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। अब देखिए कि लड़की गाना गाती है ना, कांटा लगा, अब ऐसा कांटा लगता किसी को? आपको लगा ऐसा कांटा? हाय लगा, कांटा भी सोचता है इसको अच्छा लग रहा है। हा आजा हा राजा, कांटा भी कहता अगली बार आओ तो पूरा गुच्छे के साथ घुसूंगा। अच्छा, एक और लड़की गाना गाती है, मुझे रंग दे हाँ रंग दे, हाँ रंग दे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे। तो पेंटर पहुंच के ब्रश लेके, हाँ बोले मैडम कहाँ से शुरू करें? बोले हट, बदतमीजी मत कर। अच्छा, एक और गाना है जी, भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं। अब यार इंतजार ही करना है, सड़क भीगी हो सूखी हो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा देखिए, बात करेंगे जी वैलेंटाइन डे की। आजकल की जो मॉडर्न लड़की है ना, वैलेंटाइन डे पे अपनी सहेली से बात करी है। अच्छा सुन सुनीता, तेरे को पता है वैलेंटाइन डे आज? तो जरा काउंटिंग करके बताइए कितने बॉयफ्रेंड है मेरे। तो लड़की ना गाने में याद करिए, गाने में धीरज हुआ अब कम, सुरेश आने लगा, सुबह रवि शाम को राकेश घुमाने लगा, आशिकों की लिस्ट मेरी बढ़ने लगी, हाँ मैं मिलती रही भीड़ बढ़ने लगी, हाँ क्या ये मेरा 9वां 10वां प्यार है, बोलो ना क्या ये मेरा 9वां 10वां प्यार है। उसकी साथ वाली कहते अरे तू रहने देना, मैं तो अपने गिन रही हूँ। अच्छा, लड़की जब प्यार मोहब्बत में होती है ना, तो दुबले पतले लड़के को भी ना बॉडी बिल्डर समझती है। दुबला यूं बिल्कुल सूखी डंडी जैसा, जहां हवा रही वहीं जा रहा है वो, चलता फिरता रक्तदान, ऐसे लड़के से प्यार कर लेती है, बिल्कुल कांडी। मैंने पूछा बहन इस कांडी में क्या देख लिया? कहती है कांडी क्रश। अच्छा, वो कांडी भी अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ के गाना गा रहा है शादी से पहले, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं सकते। क्यों, तेरा घर नहीं है? तेरे बिना क्या वजूद मेरा, मतलब पैसे भी नहीं इसके पास। अच्छा, शादी के 3 साल के बाद यही कांडी अपनी गर्लफ्रेंड से तंग आके कौन सा गाना गा रहा है? सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं, सुन रहा है ना तू, भगवान कहते तू, तेरे मुंह पे थू। अच्छा जी, बात करेंगे जी एक बीमारी की, और वो बीमारी है ये जो मैंने अपने हाथ में पकड़ रखी है। कसम से कह रहा हूँ, लोग ना फ़ोन पे अजीब ढंग से बात करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे फ़ोन पे बात करते हैं जैसे नलके से पानी पी रहे हो। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही? हेलो, हाँ, अरे बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। कुछ लोग होते हैं जो बस सिग्नल ढूंढते रहते हैं पूरे घर में। हेलो हेलो, ओ भाई यार आवाज़ नहीं आ रही, कमरे से बाहर। भाई बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही, घर से बाहर। भाई बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है, रोड पे आ गया, उधर से ट्रक आया, टक्कर मारी, दुनिया से बाहर। अच्छा, ये तो कुछ नहीं जी, असल में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बात करते हैं फ़ोन पे। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, कभी रात को फ़ोन करेंगे, हेलो, हाँ हेलो, क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं यार, मैं तो बेला बैठा हूँ, कुछ नहीं। मैं चावल खा रही हूँ। अच्छा, अकेले अकेले खाएगी, मुझे नहीं खिलाएगी? ऐसा हो सकता है क्या? मैं खिलाती ना आपको चावल, मुंह खोलो। वो मूर्ख आदमी फोन पे मुंह खोलता है। हाँ खिलाओ खिलाओ, हाँ ये लो, ये हाँ खिला दिया। अचानक से टेक्निकल फॉल्ट हो गया, आवाज़ आनी बंद। हेलो जानू, खा लिया? हेलो, आवाज़ नहीं आ रही। बंदा पूछे आवाज़ कहाँ से आएगी? स्पीकर में तो चावल फंसा रखे है। अच्छा जी, कुछ लोग तो गाते ही है ना, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम गाना नहीं है, वो बाकमाल गाते हैं।
एक गाना है ना, आपने सुना होगा, ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेनोरिटा। इस गाने में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, एक स्पेनिश औरत डांस करती है। अब वो डांस कर रही है, गा रही है कि उनको गालियां दे रही है, मुझे आज तक समझ ही नहीं आया। ए मारिया तुम्हें बना बना कुतरा, तुम्हें बना कुतरा, ना मैं समझा। लेकिन हम तो समझ गए ना। अच्छा, कोई गाने ऐसे होते हैं जो सिंगर नाक से गाते हैं। जो तेनू वेख्या सांसे गई थम, सारी सारी रात सोए न हम, सारी सारी रात सोए न हम, जो तेनू वेख्या सांसे गई थम। अब सांसें तो थमेगी अगर नाक से गाओगे तो। अच्छा, बात करेंगे जी मॉडर्नाइजेशन की, आधुनिकता। ज़माना कितना बदल गया, देखिए ज़माना इतना बदल गया है कि लोग बेवकूफ़ हो गए हैं, फ़ोन स्मार्ट हो गए हैं। आप ये देखिए, फैशन बड़ा हो गया है, फैशन बहुत ज़्यादा है। आजकल की लड़कियां आप देखो ना, ऐसा फैशन करती है कि पूछो मत आप। इतनी टाइट जीन्स पहनती है, इतनी टाइट, इनको देखो तो लगता है कि पहले पैर पे पूरा कपड़ा रखा है, बाद में सिलाई की उसकी। और या तो पहले देखिए, पहले की लड़की ना कितना अच्छा जूड़ा करती थी ना, कितनी सुंदर लगती थी। आज के उन्होंने बाल खिलार रखे यूं, वो लड़की कम तांत्रिक बाबा ज़्यादा रखते, तांत्रिक बाबा। अच्छा, ऐसा नहीं है, लड़के भी कम नहीं है, ये भी भाई मेरे सुबह सुबह उठेंगे ना, कोई काम नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन मिलाएंगे, हेलो जानू। अच्छा, नाम नहीं लेंगे लड़की का, अजीब ही नाम बोलेंगे, हेलो स्वीटी, निन्नी कर ली। हाँ, बंदा पूछे यार उसने तो निन्नी कर ली, तू तो मुँह हाथ धो ले जाके। अब सोचिए कि बॉलीवुड में अकाल पड़ गया है, और जितने भी एक्टर है वो एक जगह जिम खोल लेते हैं, और वहाँ पे कंपटीशन है कि जो भी डंबल उठाएगा उसको इनाम मिलेगा। तो अब जिन्होंने जिम खोला है, अब मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझ जाएंगे वो कौन है। भाई कमाल होगी भाई, मैं एक बात आपको बता दूँ भाई, लड़की गाना गाती है भाई, छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली भाई, अनारकली डिस्को चली भाई। डिस्को में क्या करने जा रही है? तुझे आना यहाँ जिम में आ, सेहत बना, ताकि जब तुझे भाई दरबार में चढ़वाए ना, तो दीवार फाड़ के बाहर आके बोल सके, मुगल आजम ये देख मेरा डंबल आजम। भाई सारे एक एक करके आओ भाई। तो सबसे पहले वहां पे एक एक्टर पहुंच गए। कमाल करते हो बरखुरदार, हमें भूल गए, सबसे पहले डंबल मैं उठाऊंगा, फिर मत कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है। उनके पीछे एक और पुराने एक्टर, बेटे भगवान भला करे बेटा, जय हो कसम उड़ान चलने की, सबसे पहले ये डंबल मैं उठाऊंगा। हाँ भाई, तुम लोग नहीं उठा सकते भाई, मुझे लगता है कि तुम्हें ना उठाना पड़े भाई। आओ भाई, कोई अच्छा आदमी आओ भाई जो उसको उठाए। तो वहाँ पे एक और एक्टर आ गया, वाओ वाओ यार वाओ, इस डंबल को तो मैं से उठा लूंगा यार, वाओ वाओ। उठाने गए, उठा नहीं, इनसे बहाने लगा रहे हैं। वाओ, एक्चुअली क्या यार कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। भाई बेटा क्यों जा रहे हो तुम? क्योंकि अगर मैंने इसे उठा लिया तो मुझे कौन उठाएगा? भाई बहुत बढ़िया भाई, भाग जाओ भाई तुम। अच्छा, उसके बाद जो एक एक्टर आए हैं, वो ऐसे एक्टर है कि जिनके बारे में मैं क्या बताऊं, उनके लिए हर डंबल ही भारी है। तो वो सोचते हैं कि अब इस डंबल को मैं उठाऊं कैसे, ये तो मुझसे नहीं उठेंगे। तो वहाँ जो बॉडी बिल्डर की फोटो लगे हैं ना, उनको देख के टाइम पास कर रहे हैं। अरे कसम उड़ान छल्ले की एक बात बताइए, ऐसी बॉडी बनाने में कितना वक्त लगेगा? भाई बेटे ऐसी बॉडी बनाने में 2 साल लग जाएंगे। एक जगह फोटो लगी है यूं करके। और एक बात बताइए, ऐसी बॉडी बनाने में कितना वक्त लगेगा? बेटे ऐसी बॉडी बनाने में 6 महीने लग जाएंगे। एक फोटो लगी थी यूं करके। अरे एक बात बताइए, ऐसी बॉडी बनाने में कितना वक्त लगेगा? बेटे ऐसी बॉडी बनाने को तो अगला जन्म लेना पड़ेगा भाई। अगला जन्म? वो क्यों? उल्लू के पट्टे, ध्यान से देख, फोटो लड़की की है। ये थे हिमाचल के उभरते सितारे यानी स्टैंड अप कॉमेडी आर्टिस्ट, जिन्होंने अपनी इस कला से सबको मोहित किया। हिमाचल की लोक संस्कृति हमें अपने आप में गर्व दिलाती है, और इस संस्कृति में हम पोषित और पलवित होते हैं। और जहाँ तक लोकगीतों की बात है, ये झनकार, ये लोक नृत्य और लोक वाद्य यंत्रों की गूंज हमें मोहित करती है। आइए अब देखते हैं इंद्रजीत का ये गीत। दिल दिना हो जुरी है तेरी सुरता भारी, आए
नमस्ते हिमाचल में आपका फिर से स्वागत है। अब हम धीरे धीरे कार्यक्रम के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जगदीश, आप हमें किनसे मिलाने जा रहे हैं अब? हिमाचल की बात होती है जब हिमाचल के कलाकार राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बनाते हैं तो हम अपने आप गौरवान्वित होते हैं। और ये लगता है कि कैसे ये विधा इन्होंने हासिल की, क्योंकि हिमाचल में तो बहुत से कलाकार अपने गुरुजनों से शिक्षा हासिल कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो आज के कलाकार हैं वो किस तरह से शिक्षा इन्होंने हासिल की। और आज स्टूडियो में मौजूद हैं बांसुरी वादक हरिदत्त भारद्वाज। और हरिदत्त भारद्वाज जी, आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने किस उम्र में ये शुरू किया? मैंने बांसुरी की मुझे संगीत का शौक़ तो बचपन से ही था, लेकिन काफ़ी बड़ी उम्र में, क्योंकि संगीत काफ़ी छोटी उम्र से शुरू करते हैं, आजकल तो काफ़ी छोटी उम्र से, लेकिन मैं 22 वर्ष की आयु से मैंने शुरू की। मेरे नाना जी स्वर्गीय पंडित श्री चेतराम शर्मा जी से मैंने 2000 में शुरू किया था जी। तो उसके बाद 2004 से मैं निरंतर मैयर घराने के मशहूर बांसुरी वादक, विश्वविख्यात बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार जी बम्बई, तो उनसे मैं 2004 से बांसुरी की जो तालीम है वो ले रहा हूँ और निरंतर जारी है। बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि हिमाचल का एक कलाकार जो कि राष्ट्रीय स्तर पर तो वैसे भी पहले भी अपने नाना जी से सीखकर बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे, लेकिन एक बहुत बड़े घराने के उस्ताद से सीख रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। और आज आप कार्यक्रम में हैं तो आपसे कुछ हम ज़रूर सुनने वाले हैं। और आपके साथ तबला वादन कर रहे हैं ऋषभ वर्मा। तो सबसे पहले हम हिमाचल के हैं तो आपसे कुछ हिमाचली धुन सुनना चाहेंगे ज़रूर। मैं सबसे पहले हिमाचल की एक बहुत फेमस धुन है जी, गीत है, पल भर बही लेना जरूर।
खूब। आपने इस संगीत के माध्यम से सभी को रोमांचित कर दिया। क्यों सोनिका? मैं तो खो ही गई थी इनके संगीत में। मेरा दिल तो कर रहा है कि ये बजाते रहें और मैं सुनती रहूं। ऐसा लगा जैसे रोम रोम हमारा रोमांचित हो गया, क्योंकि ये जो बांसुरी है ना, ये हमारा पौराणिक वाद्य यंत्र है। ये दुनिया का सबसे और नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कोई भी तार या कोई भी इस चीज़ का, इसमें बिल्कुल। खाली बांस का टुकड़ा है और उसमें छेद किए है और विश्वविख्यात इंस्ट्रूमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। कितना सुकून मिला इसको सुन के। हाँ, और ये तो हमारे हिमाचल की बात हुई। हिमाचल में तो बहुत से ऐसे लोकगीत हैं जिस पर बांसुरी की धुन हमें सुनने को मिलती है, और हम बहुत पुराने समय से इस बांसुरी का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जब धीरे धीरे बॉलीवुड की तरफ बढ़ते हैं हम और फिल्मी गीतों को सुनना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी बांसुरी का भरपूर प्रयोग हुआ है। तो अगर हमें कोई फिल्मी धुन भी सुनने को मिले तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, एक फिल्मी सॉन्ग है, पुराना सॉन्ग, और देखिए हमारे हिमाचल में जो पहाड़ी राग है, वो पहाड़ी राग जो नाम ही पहाड़ से पड़ा, पहाड़ों में ये ज़्यादा बजता है पहाड़ी राग, और मैक्सिमम जो पहाड़ी धुनें होती है वो इसी राग पर आधारित रहती है। बिल्कुल। तो चाहे वो हमारे हिमाचल का है, चाहे आप उधर ईस्ट में चले जाओ, आसाम साइड, उधर पहाड़ी तो एक जैसा ही रहेगा, लेकिन जो एक थोड़ा जो टेस्ट है वो थोड़ा बदल जाता है। लेकिन पहाड़ी राग पे आधारित एक गाना है, पंख होते तो उड़ जाते। बहुत बढ़िया। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। हरिदत्त भारद्वाज जी और ऋषभ वर्मा ने भी कमाल का वादन इस बांसुरी वादन के साथ किया, और हम बिल्कुल इस कार्यक्रम के अंतिम छोर पे हैं, और हम इस संगीत के माध्यम से सभी उन्माद महसूस कर रहे हैं। तमाम जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? संगीत से जुड़ें, क्योंकि संगीत ही एक ऐसी चीज़ है, ये एक परमात्मा से मिलने का भी एक शॉर्टकट साधन है। क्योंकि संगीत ऐसी चीज़ है जहाँ आदमी कितना फ्रस्ट्रेट होगा, कितना टेंशन में होगा, लेकिन संगीत में उसका ध्यान एकदम से लगेगा। कि सभी संगीत से जुड़े और हर तरह का संगीत सुने, और जो मेरे युवा साथी हैं वो भी अहंकार नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी, अगर आपने, मैं एक बोलता हूँ कि अगर आपने चढ़ाई चढ़नी है तो आगे झुकना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन सभी संगीत से जुड़े और जो विनम्रता रखें
और जो नए बच्चे हैं जो सीख रहे हैं और सीखे खूब रियाज करें, और सबसे बड़ी होती है गुरु कृपा। बिल्कुल। गुरु से हृदय से बिल्कुल। जो जुड़ेगा वो गुरु के थ्रू वो भगवान आशीर्वाद देता है। यही संदेश मेरा। बहुत बड़ी बात है, और ये जो सादगी है यही आपको उस शिखर पर ले जा रही है जहाँ आप जिस ओर बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो तकनीकी सहायक हैं, जितना भी स्टाफ है और जितने भी लोग पैनल्स पे बैठे हैं, आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं, एक आपसे और कोई फिल्मी धुन सुनना चाहते हैं। बहुत खूब हरिदत्त भारद्वाज जी। सोनिका, जगदीश, मुझे तो हरिदत्त जी ने निशब्द कर दिया। मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं रहे बयां करने के लिए। मेरा मन तो यही है कि मैं ये धुन हमेशा सुनती रहूं। बिल्कुल, ये जो बांसुरी के माध्यम से आपने तमाम लोगों को आकर्षित किया है वो अपने आप महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आप हिमाचली हैं, और हिमाचल के साथ साथ आप जब भी अन्य राज्यों का दौरा करते हैं तो वहाँ का भी ज़रूर आप फोक सुनते होंगे, देखते होंगे कि किस तरह से वो भी संगीत अपना रखते हैं। तो कोई अगर आप अन्य राज्यों की भी कोई प्रस्तुति पेश कर सकते हैं, जैसे राजस्थान में भी बहुत अच्छा वहाँ का फोक है, वहाँ का भी प्रस्तुत कर सकते हैं। मैंने भी हरिदत्त भारद्वाज जी का एक महात्मा गांधी का सॉन्ग है वैष्णव जनतो में सुना था, थोड़ा वो भी आप सुना सकते हैं हमें? जी, फोक की बात है तो बनारस की कजरी में बिल्कुल बिल्कुल।
बहुत खूब, बहुत खूब। हरिदत्त भारद्वाज जी, आपने इस संगीत के माध्यम से जो भी आज तक आप जिस भी मंच पर गए हैं, आपने इस हिमाचल का नाम बड़ा किया है। कैसा अनुभव करते हैं? बहुत खुशी होती है, लेकिन जो ये सारा श्रेय है मैं मेरे नाना जी स्वर्गीय श्री चेतराम शर्मा जी जो सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में थे, और मेरे गुरुजी पंडित रोनू मजूमदार जी, ये श्रेय उन्हीं को जाता है, और मेरे परिवार वालों को जो कंप्रोमाइज़ करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि मैं कई बार 2-2 महीने से आता हूँ बाहर से, और जो ये मेहनत कर रहा हूँ ये सब गुरुजी का आशीर्वाद है। बिल्कुल। अब सोनिका, हम इनसे और कुछ सुनना चाहेंगे। क्या कुछ खास आप सुनाना चाहेंगे हमारे? जो आपको सबसे अच्छी लगती हो, जो आपकी बचपन से जो आपकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा हो। मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा ये भजन भी था जो मैंने अभी बजाया, वैष्णव जन तो तय नहीं कहिए, जो पीड़ पर आई जाने रे। क्योंकि हम अब कार्यक्रम के आखिर में हैं, चलते चलते आपसे कोई धुन सुनना चाहेंगे, चलते चलते। राजस्थान की बात आपने की थी। राजस्थान में जैसे हमारे हिमाचल में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग जगह का अलग अलग फोक है। जो राजस्थान का और हमारे जो पाकिस्तान का, जो पंजाब का जो सिंध प्रांत है, सिंधी मांड, ये मैंने गुरुजी से सीखा है। तो जितना मैं कर पाया हूँ तो थोड़ी सी बिल्कुल जरूर। ये थोड़ा गुजरात का अंग है, गुजराती। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि नमस्ते हिमाचल के ये रंग आप तक पहुंचे और आपने इन रंगों का आनंद लिया। इस अंक में इतना ही, और अगले नमस्ते हिमाचल में आपको और रंगों से जोड़ने की कोशिश करेंगे और आपको आनंद दिलाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।